बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और हारून साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से तौहीन अदालत केस के अंदर एक लार्जर बेंच जो तश्कील दिया गया था आज समाअत के बाद शो कास्ट नोटिस जारी कर दिया है, ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। सिर्फ यही नहीं, कई और मुकदमात भी हैं। अब तो दहशतगर्दी के मुकदमे का भी सामना है। हारून साहब से हम जानेंगे कि मामला पेशियाँ और मुकदमा तक जब रहेगा तो उसके नताइज क्या बरामद हो सकते हैं। क्या तहरीक इंसाफ खामोश रहेगी या वो भी अपनी हिकमत अमली तरतीब दे चुकी है? इसके ऊपर तज़किया हारून साहब का होगा। शहबाज गिल साहब के मामले को लेकर जो तशद्दुद का अंसर था उसके ऊपर तफसील से बात होती रही। पार्लियामेंट लॉजिस में उनके कमरे से बकौल इस्लामाबाद पुलिस के जो कुछ बरामद हुआ उस पर कानूनी शहादत क्या कहता है, ये भी हम हारून साहब से जानेंगे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के दौरा कतर और उनकी मसरूफियात के हवाले से भी बात होगी। हारून साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, कई दिन गुजर गए, कुछ खबर ही दीजिए, कोई बड़ी खबर ही दे दीजिए। खबरें तो बहुत हैं। वैसे ये ख्याल आता है कि अफसोस बेशुमार सुखन हाय गुफ्तनी खौफ फसाद खल्क से नागुफ्ता रह गए। खबरें तो बहुत दे सकते हैं मगर क्या करें। बज़ाहिर जो फ़ैसले लग रहे हैं, ऐसा लगता है जो कुछ फ़ैसले कर लिए गए हैं। एक ये है कि चीफ साहब एक्सटेंशन नहीं लेंगे, इत्तलात ये आ रही हैं। ये भी हैं कि शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म होंगे, और ये भी कि इलेक्शन जल्द नहीं होगा, इलेक्शन मुलतवी होगा। इन पे तो बहुत सारे सवालात हैं हारून साहब। इलेक्शन कैसे मुलतवी हो सकते हैं? अगर हो गए, कितना अर्सा मुलतवी रहेंगे? कैसे मुलतवी करेंगे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ कितने मुकदमे हैं? दहशत गर्दी, तौहीन अदालत, तोशा खाना, ममनुआ फंडिंग, बेटी के का गोशवारों में जिक्र नहीं किया। अब एक और नया मुकदमा है 144 की वायलेशन का। इस तरह के मुकदमे कभी सियासी लीडरों पे कायम नहीं हुए। तो हर तरफ से उन्हें घेरा जाएगा। एक ये प्लान ये भी है कि जुमेरात को उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, वो अदालत में जब पेश हों। कह नहीं सकता मैं, उन्हें जल्सों से रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन सिचुएशन जितनी प्लानिंग होती है उतनी ख़राब होती जाती है इमरान खान के मुखालिफिन के लिए। आज जो तूफ़ान उठा है सारी दुनिया में, सिर्फ भारत में खुशी मनाई जा रही है, बरतानिया में, जर्मनी में, जापान में, अमेरिका में, फ्रांस में, हर जगह ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये क्या मुकदमा है दहशत गर्दी का। लेकिन दहशत गर्दी का मुकदमा क्या है? अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरश के नुमाइंदे ने बयान दिया है कि हमें उम्मीद है कि तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जाएगा और इंसानी हुकूक का एहतराम किया जाएगा। ये वही तर्जुमान है जिन्होंने पाकिस्तान में कश्मीर के हक़ में बयान दिया था, कश्मीर की आज़ादी के हक़ में, कश्मीरी अवाम के हक़ में कह सकते हैं, और उन पर इंडिया में बड़ी नुक्ताचीनी हुई थी। तो कह रहे हैं कि इंसानी हुकूक का एहतराम के ये उनके ईमा पर, सेक्रेटरी जनरल के ईमा पर दिया है। उधर अपना अमारात की हुकूमत जो है वो बाद अदारों से गुफ्तगू कर रही है। अच्छा। तो दुनिया भर में वावेला का, नोम चॉम्स्की का कल आपको बताया था, और बहुत से आर्टिस्ट और बहुत से वकाला और बहुत से दानिश्वर और जो सिविल सोसाइटी की तंजीमें हैं, इंसानी हुकूक की तंजीमें, वो अलग शोर मचा रही हैं। दुनिया में एक हंगामा बरपा है जिसकी वजह से केस तो उनका कमज़ोर हो गया। अब ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते? प्लान ये है कि एक आध मुकदमे में जिसमें कोई शवाहिद फराहम किए जा सकें या बस चले तो उनको नाअहल कर दिया जाए, और बाकी में सियासी तौर पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए। ठीक है। वैसे हुकूमत जो भी हरबे अपनाती है हारून साहब, वो इमरान खान साहब के हक़ में जाते हैं। अब जैसे ये दहशतगर्दी के मुकदमे की तफसील आपने दी है, जलसों से खौफजदा है या खान साहब की मकबूलियत से खौफजदा है? जलसा भी तो हो रहे हैं उनके, हरिपुर में भी कल जलसा है। तो वो एक ही बात है, वो जलसे खान की वजह से ही हो रहे हैं। उन्हीं जलसों में तो एक क़यामत ढाई है। यानी वो आपने देखा नहीं कि वो F9 पार्क में क्या हुआ और उससे पहले क्या हुआ। वो जलसे का ऐलान करते हैं, कल हरिपुर में उनका जलसा है, और मेरा ये ख्याल है, जैसे पहले मैंने कहा था लाहौर वाले जलसे के मामले में, कि खलकत टूट के आएगी, बहुत बड़ा जलसा होगा, ऐसा होगा कि लोग हैरान रह जाएंगे। इन्हीं जलसों से तो वो खौफजदा हैं, इसीलिए इलेक्शन नहीं चाहती PTM। ठीक है। और मंसूबा ये है, देखिए अमरीकी क्या चाहते हैं ये मैं आपको बता सकता हूँ। देखो, उन्होंने कहा मैं भीख मांगने नहीं गए के लिए नहीं जाना चाहता मगर मजबूरी थी। उन्होंने ये कहा कि
अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते। ख़राब करने का कहा किसी ने था भाई? उनसे कोई पूछे तो दोस्त ममालिक से बड़ा हमजा साहब भी यही कहते रहे। शहबाज शरीफ ने कमाल किया है, लोगों ने गौर ही नहीं किया, अपने और साहबजादे के मुकदमे ठप करा दिए। दुरुस्त। नवाज शरीफ के मुकदमात वहीं के वहीं हैं, अब वो बहाल तो नहीं हो सकते। कहाँ से 2/3 मेजॉरिटी आएगी? कैसे आइन में तरमीम होगी कि नवाज शरीफ साहब सियासत में हिस्सा ले सकें? मेरा ख्याल है वो आ ही नहीं सकते। अच्छा, ये खबर ये रह गई थी, नवाज शरीफ नहीं आ रहे मुस्तकबिल करीब में, कोई दूर दूर तक इम्कान नहीं। तो क्या शहबाज शरीफ साहब भी लीड करेंगे और आइंदा बारी उनकी ही रहेगी वज़ीर आज़म के ओहदे पर? तो जाहिर है शहबाज शरीफ लीड करें। वो तावीज़ काम आ गया जो 10,000 रुपये का उन्होंने लिया था। तो चलिए, सब्र का फल मीठा मिल गया शहबाज शरीफ साहब को। अरुण साहब, हाँ, बड़ा में बहुत ठीक है। अब ये तो बाद में पता चलेगा मीठा कितना है और कड़वा कितना है, इसलिए कि पार्टी में तकसीम होगी। आप जावेद लतीफ़ अगर आपके ख्याल में खामोश रहेंगे और जो दूसरे उनके लोग हैं वो शोर मचाएंगे, शहबाज शरीफ को आसानी से कबूल नहीं किया जाएगा। वो एक लिहाज से तो शेख साहब की पेशीन कोई पूरी हो गई। नून और शीन, नून में से शीन तो निकल आई एक लिहाज से। तो बाकायदा ऐलान कब होगा इसका हारून साहब? ऐलान नहीं होता ऐसी चीज़ों का, ऐलान नहीं होता। इतनी तफसील भी कोई नहीं बयान करेगा जो मैंने बयान कर दिया है। तफसील ना पूछ, हैं इशारे काफ़ी, यूं ही ये कहानियाँ कही जाती हैं। सही। आपने अमेरिका की हारून साहब बात की है। अमेरिका के जो महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस हैं, उनसे भी एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि दहशतगर्दी के मुकदमे के ऊपर, के खान साहब के ऊपर जो मुकदमा हुआ है, तो अनासिर ये कहते हैं कि शायद अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है, मगर उन्होंने इससे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान के कानून और अदलिया का मामला है, इसमें अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं है। तो लाताल्लुकी का इजहार करेंगे क्या वो? आपके ख्याल में उन्हें ये कहने चाहिए कि जी हाँ हमारी कंसेंट शामिल है? नाखुश तो बहुत है खान साहब से। देखिए डायलमा क्या है, डायलमा ये है हर गुजरते दिन के साथ। देखिए असेसमेंट किया थी कि जी बहुत उसकी मकबूलियत बराए नाम रह गई है, कोई उसके लिए सड़क पर नहीं निकलेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कुत्ता भी नहीं निकलेगा, इंसान तो रहा एक तरफ, कोई कुत्ता भी नहीं आएगा। अब हुआ ये कि जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई वो एक हंगामा एक बर्पा होगा, और ऐसा हंगामा, कोई अपील तो नहीं की थी उस रात 9 अप्रैल को, किसी ने कोई अपील नहीं की थी। लोग सड़कों पे निकल आए। वो खान साहब ने खुद मुझे कहा कि मैं तो घर बैठा हुआ था बेगम के साथ, और मैंने सोचा चलो तवील अरसे के बाद कोई छुट्टी मिली है, कुछ राहत होगी, कुछ फरागत होगी, कुछ सोचने का मौका मिलेगा, जान छूटी। ये मेरी ज़िंदगी का बदतरीन होने का मुश्किल तरीन वक्त था। तो इतने में ख़बरें आने लगी कि जो लोग निकल पड़े हैं, फिर उनकी तादाद में इजाफा होता गया। अब लोग इतना कमिट कर गए हैं, इतना कमिट कर गए हैं कि पीछे हट नहीं सकते। यानी वो मौलाना तारिक जमील ने कहा कि क्या खुदा को जवाब दोगे? कहीं एक तकरीर क्लिप मैंने देखा है, वो अल्लाह के रसूल के सामने उनकी मौजूदगी में क्या कहोगे? तुमने अपने ज़मीर बेचे हैं और तुमने हमारी माँ और बच्चियों को रुलाया है। तो उस पर औरतें दाड़े मार मार कर रो रही हैं। तो ये तो किसी के सान गुमान में भी नहीं था। एक बुनियादी बात है कि जब लोग किसी से इस तरह वालेहाना मोहब्बत करने लगते हैं तो वो फिर कभी पीछे नहीं हटते। फिर वो उनका यानी एक गहरी जज्बातियत उससे जन्म लेती है, एक अटूट वाबस्तगी पैदा हो जाती है। ये इश्क का सा मामला है, कब निकलता है कोई दिल में उतर जाने के बाद, इस गली में दूसरी जानब कोई रास्ता नहीं। अब इस डायलमा से कैसे ये निपटेंगे, कैसे गिरफ्तार करेंगे, कैसे उसकी मकबूलियत कम करेंगे, ये तो नुस्खा किसी के पास है नहीं, कन्फ्यूजन है। लेकिन फ़ैसला अभी तक यही है, वो कहते हैं हम कर लेंगे। अपने मौक़िफ़ की दलदल में फंस चुके हैं लोग। ठीक है, अभी जो ये नुस्खा इस्तेमाल कर रही है मौजूदा हुकूमत हारून साहब के, इलेक्शन का इल्तवा सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि इमरान खान साहब को किसी भी तरीके से घेर लिया जाए। इसमें मुल्क का कितना नुकसान हो सकता है? मुल्क का नुकसान ही नुकसान है। आप गौर नहीं कर रहे मुल्क में हो क्या रहा है? 700 अरब रुपए कम अज़ कम नुकसान है सैलाब से, मेरा ख्याल है बढ़ेगा। कपास की 80% से ज़्यादा फसल सिंध में तबाह हो गई। सबसे ज़्यादा इस मौसम में सिंध में फसल होती है, कपास होती है ज़्यादा सिंध में, इसलिए कि गर्मी ज़्यादा पड़ती है कपास को।
खजूर तबाह हो गई बिल्कुल। आज मेरे एक दोस्त हैं, खैरपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा मैं तो खजूरें बांटा करता था, इस वक्त मेरे पास 1 किलो खजूरें। आम की फसल उससे पहले तबाह हो गई, राई की फसल तबाह हो गई, और जनाब आम को तो पहले ही नुकसान पहुंचा था। मिर्च की फसल तबाह हो गई, आलू और टमाटर की तबाह हो गई। ये तो चंद हफ्तों के बाद पता चलेगा ना। इधर ये सूरत हाल है। 50,000 से ज़्यादा मकान तबाह हुए हैं। मेरा ख्याल है 60-70 हज़ार का फिगर होगा। अभी तो डेटा जमा हो रहा है। जनूबी पंजाब में उससे ज़्यादा, बलोचिस्तान में उससे ज़्यादा, सिंध में बहुत सी जगहों पे 4-4, 5-5 फुट पानी खड़ा हुआ है। किसी को फिक्र है उसकी? एक इश्तहार छाप दिया कि फ़ंड एलोकेट कर दिया। वो फ़ंड एलोकेट करना एक काम है, उसका पूरा मंसूबा बनाना, लोगों की दाद रसी करना। जो जनूबी पंजाब से ट्वीट्स आ रहे हैं और जो मैसेजेस आ रहे हैं वो इतने हौलनाक हैं कि पढ़ना मुश्किल है। माएँ अपने बच्चों को ढूंढ रही हैं। एक इकलौती बच्ची किसी की बची है, वो दरिया के किनारे खड़ा रो रहा है। बेशुमार वगैरह, बलोचिस्तान में तो मकानात ज़्यादा कच्चे ही होते हैं, मकानात बह गए। अगरचे उतना माली नुकसान नहीं हुआ, मगर गांव के गांव उजड़ गए। जो डैम बन रहे थे वो टूट गए हैं, और डैम जो बनते ही बलोचिस्तान में, सिंध में ऐसे ही डैम बनते हैं जो सैलाब का बोझ नहीं। और उधर क्या हो रहा है कनाडा में, 25 आदमियों का डेलीगेशन लेके गए परवेज अशरफ साहब। 25 बांग्लादेश के हैं, 5 बांग्लादेश का ज़र मुबादला के ज़खायर कितने हैं, हमारे कितने हैं, शरह तरक्की उनकी क्या और हमारी क्या है, कोई तनासब ही नहीं है। तो 25 इंडिया के 9 हैं जो हमसे 8 गुना बड़ा मुल्क है। और बांग्लादेश के और इंडिया के लोग जो हैं वो अपने सफारत खानों में रह रहे हैं और टैक्सियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हो रहा है तो इकानमी का क्या बचेगा जी? सियासी बेयकीनी अव्वल तो सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ होती है मईशत के लिए। ये अभी तो लोगों को नुकसानात का अंदाज़ा ही नहीं है। एक तो कशीदगी पैदा होगी, अफरा तफरी होगी। क्या तहरीक इंसाफ अब हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगी? आज भी उनकी मीटिंग हुई है पार्लिमानी पार्टी की। असद उमर इससे पहले कह चुके हैं कि लॉकडाउन कर देंगे, शहरों को बंद कर देंगे, फिर इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ेंगे। पता नहीं किस अक्लमंद ने ये मंसूबा बनाया है। भाई 50-55% आबादी उसके साथ है और डट के उसके साथ खड़ी है। खातीन हैं सबसे ज़्यादा, बच्चे हैं और नौजवानों की जो 20 से 35 साल के, 18 से 35 साल की उम्र के नौजवान हैं, उनमें अक्सरियत है। तो वही लोग, यही लोग निकलते हैं ना मैदान में। तो करेंगे क्या? मैं नहीं समझता कि मंसूबा कामयाब हो सकता है, लेकिन मंसूबा यही है। होना क्या चाहिए अरुण साहब अगर ये कामयाब नहीं रहेगा, या मंसूबा अभी तक ये आप क्या समझते हैं होना क्या चाहिए मुमकिन गिरफ्तारी के नतीजे में? इलेक्शन होना चाहिए और क्या। देखिए, कोई निगरान हुकूमत बन जाए, बुरी हुकूमत बन जाए, मेरी ज़ाती राय में उसमें कोई हर्ज नहीं है। इत्तफाक राय से बन जाए, गैर जानबदार लोग आ जाएं, माहौल को ठंडा किया जाए और गुफ्तगू की जाए। और गुफ्तगू बात सतह पे होती भी रहती है। अब तो दूसरे ममालिक भी मेरा अंदाज़ा है कि इसमें इंटरेस्ट लेंगे जिन्हें पाकिस्तान से दिलचस्पी है। खामोशी के साथ गुफ्तगू होगी, ज़ाहिर है उसका ऐलान तो नहीं होता, और इसके बाद इलेक्शन हो। और क्या है, मामला तय किए जाएँ कि ये होगा। देखिए ना, इन्होंने उनके ख़िलाफ़ इतने मुकदमात बनाए। उन्होंने वो शर्की थाने में, कैंट में, पेशावर में दरख्वास्त दे दी है। शेर मोहम्मद गालबन वकील है, मोहम्मद शेर नाम, क्या नाम है, उन्होंने दरख्वास्त दी है। उसने भी अपना अमीन गंडापुर ने भी, अमीन गंडापुर जी। लेकिन ये है कि जब ये करेंगे तो सूबाई हुकूमतों को डांट डपट की है फवाद साहब ने कि आप लोग क्या बैठे क्या कर रहे हैं, आपके लीडर के खिलाफ गद्दारी के और दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज हो रहे हैं। तो जाहिर है इससे कशीदगी फैलेगी। कोई सुलह के सिवा, कुरान मजीद कहता है सुलह खैर, भलाई सुलह में होती है। सुलह कैसे हो? ऐसी बात नहीं है कि इस मुल्क में कोई गैर जानबदार, मैं नाम ले सकता हूँ, ऐसे लोग हैं जिन पर कोई एतराज़ नहीं करेगा कि ये माकूल लोग हैं, लेकिन लेने नहीं चाहिए टेलीविज़न में, इसलिए कि अगर कोई काम होने वाला हो तो फिर उसमें रुकावट पड़ जाती है। मैं काफ़ी इस पर गौर करता रहा हूँ। ऐसे लोग मौजूद हैं, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाए, बात करें खामोशी के साथ, ऐलान किए बगैर, और कोई रास्ता निकालें। सही है, ठीक है। लेकिन अरुण साहब, रास्ता किस तरह से निकलेगा? अभी जो लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उसमें बड़े संगीन किस्म के इल्जामात लगाए गए हैं, अहम इंकशाफात हुए हैं। ये तो एक और मुश्किल खड़ी हो जाएगी। नहीं, उस रिपोर्ट में तो ये कहा गया कि तहरीक इंसाफ मुलव्वस ही नहीं है। अच्छा, कोई पार्टी मुलव्वस नहीं है। कोई 700 कितने वो
अपना 204 आदमी उसमें मुलव्वस हैं। कितने हैं? 580 अकाउंट्स हैं हारून साहब। अपना 204 आदमी उसमें मुलव्वस हैं, तो 204 पाकिस्तानी उसमें हैं। आप मुझे बताइए, अगर तहरीक इंसाफ उसमें बतौर पार्टी के मुलव्वस होती। अच्छा देखिए उसमें कौन लोग हैं, ये मैंने नाम भी लिखे थे। वो जो कमेटी थी 6 आदमियों की, 4 FIA के अफसर थे जी, साइबर क्राइम के डायरेक्टर मोहम्मद जाफर, ISI के कर्नल 7 और IB के वकार निसार चौधरी। 6 आदमियों की कमेटी ने रिपोर्ट दी है, कोई पार्टी इसमें मुलव्वस नहीं। 2 से 4 आदमी होते अगर तहरीक इंसाफ उसमें मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी अगर उसमें मुलव्वस होती। 204 तो कमेंट्स जो हैं वो इमरान खान के 10-15 मिनट में आ जाते हैं अगर वो एक ट्वीट कर दे, और कोई दूसरा कर दे तो उसमें भी 1000-1500 हो जाएंगे। हमारा अपना तजुर्बा ये है कि अगर आप किसी नाजुक मौजू, किसी अहम मौजू पे एक ट्वीट करते हैं तो 200-400 ट्वीट तो उसके 10-15 मिनट में रीट्वीट हो जाते हैं। तो उन्होंने तो बरी कर दिया उसको कि ये इंडिविजुअल, उन्होंने कहा ये इंडिविजुअल्स हैं, पार्टी नहीं है। तो इसके बाद उसमें क्या बाकी बचा? मैं बताती हूं, मुकदमा खत्म हो गया। मैं आपको बताती हूँ हारून साहब उसमें क्या बचा। उसमें ख्वाजा आसिफ साहब जो मुल्क के वज़ीर दिफा हैं वो बताते हैं कि क्या कुछ बचा है। हारून साहब, अगर इंक्वायरी कमेटी ने क्लीन चिट तहरीक इंसाफ को दे दिया तो क्या मुल्क के वज़ीर दिफा को सूट करता है? इल्ज़ामात लगाए। पहली बात है 500 ये कह रहे हैं ना 500 कह रहे हैं, ये 500 नहीं थे, ज्यादा थे, और 204 आदमी से मुलव्वस थे। तो कमेटी ने तो कह दिया कोई पार्टी मुलव्वस ही नहीं है, इंडिविजुअल्स हैं। उसमें से 6 की गालबन तफ्तीश होगी, 84 आदमियों को आइडेंटिफाई किया गया, 78 का डाटा दिया है नादरा को। तो इसमें से तो जाहिर है कुछ निकलने का नहीं। सही है। तो क्या वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब को अपने इल्ज़ामात वापस लेने चाहिए, माफी मांगनी पहलू में दिल का जो चीरा तो एक कतरा खून न निकला। क्या बात है, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून न निकला। ख्वाजा आसिफ साहब माफी मांगेंगे इन इल्ज़ामात पे हारून साहब? इस मुल्क में रवाज है माफी मांगने का, वो और लोग होते हैं जो माफी मांगते हैं। हालांकि अगर वो माफी मांग लें, इस पे अखलाक की जुर्रत का मुजाहरा करें तो इस पर उन्हें दाद दी जाएगी, लेकिन कोई तवक्को तो नहीं है। बाकी क्या क्या कहा जा सकता है? किसी आदमी का ज़मीर और ज़ौक़ किसी वक्त भी जाग उठे, उसे एहसास हो, इज़्ज़त नफ्स का इदराक हो, तो उन्हें मादरत करनी चाहिए। उसूल की बात है ये। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त। अब मामला है हारून साहब शहबाज गिल साहब के ऊपर। मुझे ये बताइए कानून शहादत क्या कहते हैं? वो कहते हैं असला भी मिला उनके कमरे से कुछ डायरी भी मिली है, USB डिवाइस भी मिली है, फॉरेंसिक के लिए भिजवा दी। कानून क्या कहता है? एक साहब ने एक मशहूर अखबार में इसने उस पर ट्वीट किया है कि अभी तो पिस्तौल निकला है, बाद लोग कह रहे राइफल है, तो अगली दफ़ा तोप बरामद होगी इसमें से। वो अपना पंजाबी के मशहूर शायर थे, एक तो नाम मैं भूल जाता हूँ, वो अपना दस्ती बम भुट्टो साहब के ज़माने में बरामद किया गया था उनके कमरे से। तो उन्होंने कहा ठीक तरह से तलाशी नहीं ली वरना टैंक भी बरामद हो जाता। उसूल ये है, वो डायरी तो उन्होंने कहा मेरी है ही नहीं। हाँ। और कायदा ये है कि किसी जिम्मेदार पड़ोसी को छापे के वक्त शामिल किया जाता है ताकि वो गवाही दे। पुलिस वालों की बनाई हुई रिपोर्ट के क्या मानी है? और वो ताला खोल के उसमें चीज़ें रखी नहीं जा सकती। वो अदालत में उड़ जाएगा ये केस, अदालत में कोई हैसियत। वो हर तरह से शहबाज गिल को मेंटल टार्चर करना है। देखिए अब पहली दफ़ा उन्होंने प्रेस से बात की है जिसमें उन्होंने कहा जिनसी ज़्यादती भी की गई, बार बार लिबास उतरवाया गया, बार बार उनसे कहा गया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान दें, और बहुत सी चीज़ें ये कि मंसूबा बताएं क्या था, इमरान खान खाते क्या हैं, क्या खाते हैं इमरान खान मुझसे पूछ लेते, मैंने बता देता क्या खाते हैं। मैंने बहुत वक्त उनके साथ गुजारा है। अच्छा फिर वो हसन साहब जो हैं उनके भांजे इमरान खान के अपना फिजुल्ला खान न्याजी साहब के फर्जंद, वो वकील हैं अब माशाल्लाह, छोटा सा था जब से हम उसे जानते हैं। तो वो अपना उसने कहा कि वो जब तलाशी देने लगे डयाला जेल में तो उसने कहा मैं जाता हूँ इसलिए कि आपको बेलिबास करेंगे। तो उसने कहा एक दफ़ा मुझे कोई बेलिबास किया है, अब कौन सा पर्दा बाकी है आपके साथ, अब आपके सामने बेलिबास कर दें तो क्या है। तो वो जाहिर है वो खौफजदा थे। उन्होंने ये भी कहा कि आप चले जाएंगे तो मुझ पर तशद्दुद होगा। अच्छा। वह तशद्दुद की इतना झूठ बोला गया है, जाली तस्वीरें जारी की गई हैं,
और क्या क्या कुछ नहीं कहा गया क्या। और जो जब वो कभी एक लम्हा के लिए भी रिलैक्स होता है, जाहिर है आदमी शदीद तकलीफ में भी हो। देखिए मैं 2 दफ़ा इस अजियत से गुजरा हूँ कि 7-8 घंटे तक पित्ते का दर्द होता रहा। जो दोनों दफ़ा, पहली दफ़ा तो गुमान ही नहीं था और दूसरी दफ़ा ख्याल था कि इलाज हो चुका है, तब क्या होगा। उसमें भी आदमी को चंद लम्हे के लिए नींद आ जाती है, थोड़ी देर के लिए नींद आ जाती है, थोड़ी सी ताजगी पैदा हो जाती है, आदमी सब्र करना सीख। जैसे वो रिलैक्स होते हैं तो उनकी तस्वीरें बनानी शुरू कर देते हैं जी, और वो जारी करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही है, टार्चर जारी रहेगा। कोई ऐसी चीज़ मिल जाए और उनके खिलाफ भी इस्तेमाल की जाए, इमरान खान के खिलाफ भी इस्तेमाल की जाए, PTI के खिलाफ भी इस्तेमाल की जाए। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है अरुण साहब, उसको इंटरनेशनल मीडिया बड़ा हाईलाइट कर रहा है। शहबाज गिल साहब के मामले के ऊपर क्या तबसरे छप रहे हैं? शहबाज गिल के मामले पे जो तबसरे छप रहे हैं, मैंने कोई टेक्स्ट तो नहीं देखा, लेकिन दुनिया भर में मजाक उड़ाया जा रहा है। वो उस इमरान खान का मामला ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। मैंने आपको मुल्कों के नाम लेके बताया जी। उसमें छपी है स्टोरी वाशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, और उसमें मेरा ख्याल लीफगारो में भी छपी है, पेरिस का जो बड़ा अखबार है उसका, और बरतानिया के अखबारात में भी छपा है। जग हंसाई हो रही है, दुनिया मजाक उड़ा रही है और भारतीय खुश हैं कि भाई ये तो टेररिज्म की तो इल्ज़ाम और लोगों पे था, तो ये वज़ीर आज़म के साबिक़ वज़ीर आज़म पे इल्ज़ाम लगा रहा है जो मोस्ट पॉपुलर लीडर है उस पर। सही, ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं। एक हम ब्रेक लेते हैं, जब से वापस आएंगे तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के दौरा कतर के हवाले से उनकी मसरूफियात और उस एक शख्स के हवाले से हारून साहब के मैं सामने सवाल रखूंगी जिसके बारे में हारून साहब समझते होंगे या मानेंगे कि उससे सैलाब मुतासरीन का दर्द महसूस हो रहा है। ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। शहबाज शरीफ साहब के दौरे के हवाले से हारून साहब बात करूंगी, मगर आपने कहा कि सैलाब मुतासरीन का दर्द किसी को महसूस नहीं होता। बेजा तनकीद मत करें, बिलावल भुट्टो जरदारी ने दर्द महसूस किया है तो यूरोपीय ममालिक का दौरा उन्होंने मनसूख किया है अपना। वो आपको एक क्लिप भेजा था आपके पास? मेरे पास है, वो चल रहा है साथ लड़काना में। जी जी, चल रहा है वो साथ साथ। अच्छा, वो बाद में चलाइए, मैं बात कर लूं पहले। देखिए वो यूरोप के दौरे पे जा रहे थे और यूरोप का दौरा उनका बिल्कुल उसी तरह का था जैसे परवेज अशरफ साहब का दौरा है, अशरफ परवेज साहब का। वो एक बच्चा है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। अगर ये लोग सीरियस होते तो मुशाहिद हुसैन को वज़ीर ख़ारिजा बनाते, जिसे 40 साल का तजुर्बा है, जिसकी सारी ज़िंदगी इसमें गुजरी है, और लोग हैं और जो सारी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों पे गौर करते, पढ़ते, लिखते, दुनिया भर के सेमिनार्स में शिरकत करते हुए गुजरी है। उन्होंने कहा कि चलिए अब मैं वहाँ नहीं जा सकता। ऐलान किया कि वो मैंने अपना दौरा मनसूख कर दिया। मनसूख नहीं किया, वहाँ उन्हें को वेलकम करने के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए कि लोगों के पास ज़ाया करने के लिए वक्त थोड़ी होता है। हमारी तरह थोड़ी है, दुनिया के मुल्क अपने काम काज में फंसे होते हैं, दिन रात काम करना पड़ता है। यूरोप में और अमेरिका में बिल्कुल एक दूसरा कल्चर है, ऑस्ट्रेलिया में, मलेशिया में, जापान में, तो कोरिया में, चीन में। तो वो पहुंचे लाड़काना। ये तो बड़े बुरे मनाज़िर हैं हारून साहब, अपने शहर लाड़काना में ऐसा बुरा सलूक, बुरा इस्तकबाल। जी, वो तो एक पीपल्स पार्टी के एक लीडर ने तकरीर की, मैं भूल गया क्लिप सेव करना। उसने कहा ये जो सैलाब है ये आपके गुनाहों की सज़ा है। आम लोग जो सिंधी हैं बेचारे, जो दिन रात सितम सहते हैं और वडेरों के मारे हुए हैं, पुलिस के मारे हुए हैं, डाकुओं के मारे हुए हैं, महंगाई के तो मारे हुए हैं ही, और कोई ढंग का रोज़गार नहीं है, तालीम नहीं है, कोई फ़नी तरबियत के अदारे नहीं हैं, और कोई जिन्हें पूछने वाला नहीं है। 100-150 रुपये 200 रुपये की मजदूरी मिलती है। उनसे कहा ये तुम्हारे गुनाहों की सज़ा है, अल्लाह से माफ़ी मांगो, बाकी हमसे जो कुछ हो सकेगा करेंगे। ये तो सूरत हाल है। सही है, ठीक है। अभी चूंकि ये सैलाब के हवाले से हमने हारून साहब बात की है, इन्होंने कहा था कि जी बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं। क्या वाकई बारिशों का खतरा है सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र, या इलेक्शन से भाग रहे हैं? क्या मसला क्या है वहाँ पे? देखिए ना, कराची में कौमी असम्बली का इलेक्शन हो सकता है, बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता? हाँ, कौमी असम्बली इलेक्शन हुआ ना, और पिछले इलेक्शन के मुकाबले में उसमें कोई 20,000 वोट पड़े थे, इसमें 40,000 वोट पड़े। तो जिन लोगों ने वोट डालने तो वो डालेंगे। पूरी ईरानी पार्लियामेंट बम धमाके से उड़ा दी गई थी और इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए थे। जब आप इलेक्शन करने जाते हैं
वो हैदराबाद में उन्होंने मुलतवी कर दिया। हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, जाम शहरों में मुलतवी करने का फैसला किया है जी। इसलिए कि फेस ही नहीं कर सकते। अगर लाड़काना में ये सूरत हाल हो तो हैदराबाद में क्या होगी और कराची में क्या होगी? ठीक है, तो यानी अपने मुकर्रर वक्त पे होंगे। देखिए ना, कराची में परसों जो इलेक्शन हुआ है उसमें क्या नतीजा निकला है। वहाँ तो जो अंदाजे हैं अखबार नवीसों को यह है कि पीटीआई को वोट मिलेंगे या जमात इस्लामी को मिलेंगे, इनको कुछ नहीं मिलेगा। एमक्यूएम का तो वैसे ही आपने देख लिया, सारी पार्टियों की हमायत के बावजूद कितने वोट ले सके, आधे नहीं ले सके। जी दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। अब हारून साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब कतर पहुंच चुके हैं, मसरूफियात क्या होंगी उनकी? मसरूफियात, एक तो रोजवेल्ट होटल का सौदा करेंगे और कोई पता नहीं है कि वो $1 बिलियन उसकी मालियत कम समझी जाती है। अच्छा। एक गैस के मुआहदे करेंगे और उसमें ये है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, कोई उसकी नहीं होगी। वो काबीना से फैसला लिया, काबीना की कोई मीटिंग नहीं हुई, एक सर्कुलर भेजा गया और उस पर वज़राए कराम ने दस्तखत कर दिए। बाकी पाकिस्तानी फ़ौज के साथ मुआहदा हुआ है, उसकी काबीना ने मंजूरी दी है, वो वहाँ निगरानी करेगी। टर्मिनल बनाएंगे कतर वाले, 2 टर्मिनल पहले से मौजूद हैं, आपको मालूम है, वो कम पड़ रहे हैं, लेकिन उसमें कोई वो उसकी तफसीलात पब्लिक नहीं की जाएंगी, उनको मराहत दी जाएंगी। सरमायादारों से मिलेंगे, वो जहाँ फुटबॉल का आलमी मुकाबला होने वाला है उस ग्राउंड का दौरा करेंगे, सनतकारों से मिलेंगे, ताजरों से मिलेंगे। उनके भाई सैफुर रहमान वहाँ मौजूद हैं पहले से, आपको मालूम है। वो कहते हैं कि इससे बड़ी सरमायाकारी की हौसला अफजाई होगी। क्या सरमायाकारी की हौसला अफजाई होगी जी? जिस मुल्क में इतनी सियासी बेयकीनी हो और कोई कुछ कह ही नहीं सकता, लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कितना ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हर काम का आदमी ये सोच रहा है कि जो मसवा है उनके जिनके मुल्क से बाहर चला जाए। सरमाया नहायत तेज़ी के साथ मुंतकिल हो रहा है, अभी फिगर से नहीं आ रहे, फिगर उसके आएंगे तो सरमायाकारी करने के लिए यहाँ कौन आएगा? PIA के शेयर बेचना चाहते हैं और प्राइवेट अदारे बेचना चाहते हैं। वो अब खुदा बेहतर जाने कि वो किस कीमत पे बेचेंगे। अब उसकी कोई यानी शफाफ होने की ज़मानत तो है नहीं। तो एक लिहाज से ये कारोबारी दौरे ही है। गैस के अलबत्ता ये है कि मुआहदे होने चाहिए और लॉन्ग टर्म मुआहदे होने चाहिए। अब देखिए वो मुआहदे सामने आते हैं तो फिर पता चलेगा। सही है। हारून साहब, आप बता सकते हैं कोई ऐसा मुआहदा शामिल है जो ज़रई अराज़ी से मुतालिक हो, पाकिस्तान के अंदर के लीज पे दी जा रही है या बेची जा रही है पाकिस्तान में? कोई ज़रई अराज़ी दी जाएगी। देखिए अब वो मुआहदा होगा तो पता चलेगा कि किस भाव दी जाती है, क्या उसकी टर्म्स कंडीशंस क्या होती हैं, कितने अरसे के लिए है। मैं तो आपको पता है इसका हामी हूँ, जो ज़मीन बेकार पड़ी हुई है वो किसी दोस्त मुल्क को दी जाए इस शर्त पे कि पानी की बचत होगी। पानी की बचत का तरीका भी मैंने आपसे अर्ज किया था, माहिरीन उसको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। कि फ़र्ज़ कीजिए 1 लाख एकड़ आपको देते हैं किसी को, उन्हें ज़रूरत है सब्जियों की, अनाज की और फलों की ज़रूरत है, और बाहर से ज़ाहिर है ये सब कुछ दरामद किया जाता है। सिर्फ कतर में नहीं, दूसरे अरब ममालिक में भी बेशतर में यही हाल है। हत्ता कि मिस्र भी अपनी सारी ज़रूरतें ख़ुद पूरी नहीं करता, जहाँ हज़ारों साल से दरिया नील बह रहा है और वो बड़ा दुनिया के बड़े डैम्स में से एक डैम भी उन्होंने तामीर किया। तो वो टर्म्स क्या होंगी? अगर तो वो पानी यानी मुंसलिक जो इलाका है उसमें फव्वारों के ज़रिए पानी देने का तरीका इख्तियार करते हैं और यहाँ भी ड्रिप इरीगेशन होती है या फव्वारों से पानी दिया जाता है, फिर तो काबिल फ़हम है। लेकिन वो तफसीलात सामने आएंगी तो पता चलेगा। ठीक है, चलिए ब्रेक पे चलते हैं क्योंकि अंदेशा। ठीक है हारून साहब, मैं वापस आके करती हूँ, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। नवाज शरीफ साहब से मुतालिक एक बड़ा अहम सवाल है जिसका जवाब हारून साहब से लूँगी। इसके अलावा भारत से मुतालिक एक अहम खबर है, उसका भी तजिया हारून साहब से लेंगे। साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। वो अहम सवाल जो नवाज शरीफ साहब से मुतालिक हारून साहब से पूछना है मुझे। हारून साहब, आपने कहा नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे, पाकिस्तान नहीं आते तो फिर कहाँ रहेंगे वो? देखिए मुस्तकबिल करीब में तो कोई इम्कान नहीं है। अपने मुकदमा तो ख़त्म करा लिए, ठप करा दिए कह सकते हैं, ख़त्म तो अभी नहीं हुए। अच्छा। शहबाज शरीफ साहब ने, और ज़ाहिर है वो इसीलिए वज़ीर आज़म रहना चाहते हैं कि मुकदमात से निजात पाएँ। जैसे जरदारी साहब का तरीका है, कागजात गायब किए जाएँ, अफसरों को जो है वो मैनिपुलेट किया जाए, तबादले किए जाएँ। फ़िलहाल तो पाबंदी है, लेकिन ये कि हो भी सकते हैं किसी वक्त अगर वो वज़ीर आज़म रहते हैं तो फिर क्या नहीं हो सकता। और नवाज शरीफ साहब के वापस आने के लिए 2/3 अक्सरियत ज़रूरी है।
आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, ज़ाहिर है वो तो मुमकिन है ही नहीं किसी सूरत में। तो ये तासुर सही नहीं है कि वो अपना लंदन में नहीं रह सकते। ये मुकदमा चलते रहते हैं, अगर कोई अच्छा वकील वो कर ले तो उन्हें मोहलत मिल जाएगी और वो साल साल जारी रहती है। तो दूसरी जगह जो है मुमकिन तौर पर कतर है, और अगर प्रिंस मोहम्मद बिन सुल्तान पसंद करें तो वो भी उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि वो लंदन ही में रहेंगे और दूसरा चॉइस उनका कतर होगा, जो मेरा अंदाज़ा। क्या शहबाज शरीफ साहब इससे मुतालिक भी कोई आपको लगता है कि बातचीत करेंगे जब आप कतर में मौजूद हैं, तो शायद कोई रास्ता हमवार हो? नहीं, वो क्यों बात करेंगे, बात नवाज शरीफ साहब खुद करेंगे। वाकया ये है कि अमली तौर पर उनके रास्ते अलग हो चुके हैं। देखिए, वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी तो नहीं करेंगे जी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने तय कर लिया कि वो वज़ीर आज़म रहेंगे और उन्हें थपकी भी दी गई है वज़ीर आज़म बनने के लिए। और मौलाना फजलुर रहमान भी चाहते हैं, ये ठीक है, नून लीग में बाद लोग नहीं चाहते होंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब के आने का जब फ़िलहाल कोई इम्कान ही नहीं है तो लोग नवाज शरीफ लोग इक़्तिदार की तरफ जाते हैं। तो वो शहबाज शरीफ क्यों बात करेंगे? अगर नवाज शरीफ साहब उनसे कहेंगे तो मुमकिन है वो कोई बात करें, लेकिन असल गुफ्तगू नवाज शरीफ ही करेंगे। सही है, ठीक है। एक और वाकया अरुण साहब जो पाकिस्तान में 9 मार्च को पेश आया था, आपको याद होगा कि इंडिया से एक मिसाइल ब्रह्मोस फायर हुआ था मियां चुन्नू के इलाके के करीब, उसका क्या बना? कोई बातचीत ही नहीं है उसकी। अच्छा, वो मैं एक बात आपको बता दूं, जो मैंने अभी कहा ना कि पीपल्स पार्टी के लीडर वो सिराज दुर्रानी साहब हैं, गवर्नर, उन्होंने ना सिर्फ ये कहा कि ये आपके गुनाहों की सज़ा है, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं, बल्कि ये कहा कि आप लोग तौबा तायब करें, तौबा करें ताकि आइंदा के लिए आपको ऐसी मुसीबत का सामना न करना पड़े। हमारा कोई ताल्लुक़ इससे नहीं है, हुकूमत का इसमें कोई कसूर नहीं। अच्छा, वो 9 मार्च को हुआ था वाक़या, ब्रह्मोस मिसाइल था, मियां चुन्नू में आके गिरा था, और चूँकि वो बारूद वगैरह उसमें नहीं था तो वो अपना लोडेड नहीं था, तो वो उससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। अब बरतानवी राइटर की खबर है कि भारतीय फ़िज़ाइया ने उसकी तहकीकात की है और 3 अफसरों को बर्खास्त कर दिया, बर्खास्त मुअत्तल नहीं किया, बरतरफ कर दिया है। इतने नाजुक मामले में आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर उसमें कुछ होता तो कितनी तबाही आ सकती थी, और उसका पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करता तो क्या होता। सही है, ठीक है। एक आखिरी सवाल, फिर क्लोजिंग पे जाएंगे अरुण साहब, लेकिन क्या ये साबित हुआ कि इन तीनों अफसरान ने जानते बूझते हुए इस मिसाइल को फायर किया पाकिस्तान की तरफ, या अनजाने में ये फायर हुआ? क्या रिपोर्ट में यह चीज़ सामने आई है? उनका देखिए, जो राइटर की खबर है उसके मुताबिक यह है कि गलती से ऐसा हुआ, हैंडल नहीं कर सके। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि फ़िज़ाइया के आला सतह के अफसर इसको हैंडल ना कर सकें। अब ये तो तारीख़ के सीने में कोई राज तो नहीं रहता, किसी वक्त पूरी बात खुल जाएगी। तो अगर ऐसा है, इस सतह के अफसर पाए जाते हैं, तो आइंदा दिनों में ख़बरें आनी चाहिए, हमारे यहाँ न छपें, इंडिया में न छपें, तो इंटरनेशनल मीडिया में छप जाएंगी कि उसकी तथहीर की गई है भारतीय फ़िज़ाइया की। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अरुण साहब। मेरे तमाम वालों का भी शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।